नमस्कार, दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। आज तक पे आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लगातार विस्तार से आप तक पहुंचा रहे हैं। गुजरात में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, बल्कि पूरे के पूरे चेहरे बदल दिए गए हैं और ऐसा हुआ है इतिहास में पहली बार। गुजरात के 24 नए मंत्री आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री समेत, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक हर एक चेहरे को बदल दिया गया है। उन तमाम चेहरों को आपको दिखा रहे हैं और साथ ही मुस्कुराते हुए ये चेहरे 2022 के चुनाव में अब इन्हीं पर दांव होगा, ताकि ये बीजेपी को एक बार फिर से, जो बीजेपी के लिए प्रयोगशाला गुजरात मानी जाती है, वहां पर जीत दिला पाए। गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपनी पूरी नई टीम बना ली है। भूपेंद्र पटेल का भी मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको दिखाई दे रहा है। राजभवन में अब से 1 घंटे के पहले, यानी कि 1:30 बजे से शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हुई, जिसके बाद 5-5 करके मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। 20 मंत्रियों की पद गोपनीयता की शपथ के बाद 4 विधायकों को बुलाया गया, जिसके बाद 4 लोगों को, और इस तरह से कुल 24 नए चेहरे हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा दे रहे हैं। इसमें आपको बता दें, पाटीदार चेहरों पर दांव लगाया गया है, आदिवासियों को तवज्जो दी गई है, दलितों को इसमें शामिल किया गया है और इसी के साथ 2 महिलाओं को भी शामिल किया गया है। और महत्वपूर्ण यह भी है, 3 चेहरे इसमें उन नेताओं के हैं जो पहले कांग्रेसी थे और अब भारतीय जनता पार्टी के एमएलए फिर मंत्री बन गए। हमारे साथ लगातार प्रभु चावला जी जुड़े हुए हैं, जिनके साथ हम चर्चा में आगे बढ़ रहे हैं। सुधीर रावल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपी घांगर भी हमारे साथ गांधीनगर से मौजूद हैं। लेकिन प्रभु जी, सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि 24 नए चेहरे, मैं एक बार फिर से चाहूंगी, आपने ही जिक्र किया कि आपने अपने कम से कम करियर में पत्रकारिता के इतना लंबा चौड़ा आपका अनुभव है, कभी नहीं देखा कि किसी राज्य में इस तरह का फेरबदल होता हो। इसके क्या संकेत समझे जाएं और क्या यह माना जाए कि गुजरात में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही सिक्का चलता है और इसी वजह से इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है बीजेपी ने गुजरात में? चित्रा, न केवल उनका सिक्का ही चलता है, पर उनके लिए एक दांव लगा, उनका अपनी प्रेस्टीज दांव पर लगी हुई है। क्योंकि 2024 के अंदर जहां पर चुनाव होने हैं लोकसभा के लिए, उससे पहले गुजरात के अंदर किसी और पार्टी की सरकार हो, ऐसा उनके लिए उचित नहीं है। उनको लगता है कि उनके ऊपर अगर वहां पर जनता ने बीजेपी को जिताया नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लोग कहेंगे कि ये प्रधानमंत्री हमारे पास वोट मांगने के लिए आ रहा है, जो अपने प्रदेश के अंदर अपनी सरकार को नहीं बचा पाया है। पिछली बार आपने देखा 99 सीट्स मिली थी कुल, आज 112 हैं। उसके बाद डिफेक्ट किया लोगों ने जाकर के, तो आज उनके पास 112 की संख्या है। इससे ऊपर ले जाने वाली बात है। तो सीटें जो है लोकसभा के अंदर पूरी की पूरी सफाया कर दिया उन्होंने। वहां पर अपोजिशन का 100% सीट बीजेपी को मिली है, क्योंकि नरेंद्र मोदी वहां से प्रधानमंत्री बने हैं, पहली बार वहां से 3 सीट्स मिली है। इसलिए मोदी जी के लिए ये नहीं है गुजरात एक स्टेट है, गुजरात एक स्टेट नहीं है। जो 15 स्टेट्स के अंदर बीजेपी या उनके साथ राज कर रहे हैं, उसमें से स्टेट नहीं है। ये राज ऐसा है जिससे, जहां से मोदी जी का अपना राजनीतिक जो बढ़ावा हुआ है, जो उनकी यात्रा शुरू हुई है एज ए मंत्री के रूप, मुख्यमंत्री के रूप में, अधिकारी के रूप में, पहले वो संघ के प्रचारक से 2001 से लेकर के जब वो वहां पर जाके मुख्यमंत्री बने, वहां से जो यात्रा शुरू हुई है, जो प्रधानमंत्री पद तक आई है, उस यात्रा के अंदर गुजरात का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। जो मॉडल गुजरात मॉडल के नाम से जाना जाता है, मोदी मॉडल के नाम से जाता रहा है। मेरे को लगता है कि रूपानी जब बने थे, उनके अंदर उनकी कितनी थी, उनका क्या कहना था, उनका रोल क्या था, क्योंकि एक तो कास्ट के हिसाब से वो फिट नहीं बैठते थे। वहां पर जो रूपानी जी को बनाया गया, वो जैन समाज करते हैं और पटेल डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। आपने देखा होगा आज कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर आज अनाउंस नहीं किया, शाम को दोबारा करते, वैसे होता नहीं है। नॉर्मल डिप्टी चीफ मिनिस्टर गवर्नर के यहाँ से अपॉइंटमेंट होती है, तो इस बार डिप्टी चीफ भी नहीं है। स्पीकर भी बदल दिया गया है, तो स्पीकर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, महिला को स्पीकर बनाया गया है। तो मोदी के लिए गुजरात जीतना हर रात एट एनी कॉस्ट जीतना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने स्त्री से चुनाव किया का कि इस मंत्रिमंडल का कोई भी चेहरा वोट मांगने के लिए मंत्री बनकर के नहीं जाएगा। अब देखना ये कि उसमें से मंत्रियों में कितने आचार्य को विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया गया है, जिसका जिक्र प्रभु चावला जी इस वक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुधीर रावल जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन नितिन पटेल, सबसे ज्यादा निगाहें इन्हीं के ऊपर थी, क्योंकि आपको बता दें, नाराजगी अपने शब्दों के जरिए तो उनकी ओर से जाहिर नहीं किया गया था, लेकिन मीडिया के सामने जब आए थे, पहले तो भावुक हो उठे थे और आंसू छलक उठे थे। लेकिन आज जब गोपी घांगर ने, मेरे सहयोगी ने उनसे सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा, मेहसाणा से विधायक तो हूं ही और कहीं नहीं रहूंगा, तो जनता के दिल में रहूंगा। और क्या कुछ कहा गया है पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल की ओर से, सुनिए। सर, नाराजगी खत्म हो गई? देखिए, ये सब आप मीडिया वाले के बनाई हुई बातें हैं। कब किसको क्या बनाना, क्या कहां से निकाल देना, वो आप तय करते हो। कभी मैं किसी से नाराज नहीं था, नहीं हूं और नहीं रहूंगा। आप बोले तो ये रिकॉर्ड आप रख लो।
ताकि बार बार कोई पूछे नहीं। लेकिन पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया है। अब सीनियर नेता जितने भी हैं उनको अब मंत्री नहीं बनाया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी जब कोई बात तय करती है, इतना बड़ा निर्णय मैं समझता हूँ कि भारत में किसी भी स्टेट के लिए ऐसा निर्णय नहीं होगा कि राज्य के जितने मंत्री हैं इंक्लूडिंग सीएम सबको एक साथ बदल दिया जाए। ऐसा भारत में पहली बार गुजरात में हुआ है और पार्टी ने किया है। तो पार्टी ने, हमारे वरिष्ठ नेतृत्व ने जो भी किया होगा वो सोच समझ के बहुत जिम्मेदारी पूर्वक किया होगा, तो उन पर हमको भरोसा रखना चाहिए। तो अब नितिन पटेल कहाँ देखने मिलेंगे? संगठन में देखने मिलेंगे या देश की राजनीति में देखने मिलेंगे? नितिन पटेल मेहसाना के एमएलए है अभी और संगठन में भी भाई कई कारोबारियों में, समितियों में हूँ। और मैंने जब पहले भी बोला, आज भी बोलता हूँ, मैं कुछ भी नहीं रहूंगा तो प्रजा के हृदय में तो रहूंगा ही। सुधीर रावल जी, सीधे आपका रुख करते हुए नितिन पटेल जी की बातों से क्या इस बात को समझा जा सकता है कि बीजेपी के भीतर जितने भी चेहरों की नाराजगी थी, समय रहते बीजेपी ने सभी की नाराजगी को खत्म कर लिया? देखो, डैमेज कंट्रोल में वो सक्सेस हो गए। वो तो पिछले 72 घंटों के यहाँ जो घटना, आपकी स्क्रीन आप म्यूट हैं सुधीर जी, अगर उसको अनम्यूट कर पाए प्लीज आप। अनम्यूट ही है। हेलो हेलो, सुधीर जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक। मैं इस सवाल के साथ प्रभु जी आपका कमेंट ले लेती हूं, उसके बाद सुधीर रावल जी का प्लीज ऑडियो आप ठीक करवाइए। प्रभु जी, नितिन पटेल ने कहा है कि कहीं नहीं रहूंगा तो लोगों के दिलों में तो रहूंगा ही, इसे क्या समझा जाए? प्रभु जी, इसमें दो मीनिंग है। पहले तो उन्होंने कहा कि मैं पार्टी कार्यकर्ता हूँ। जब आपने देखा भावुक हो गए थे, आंसू छलक रहे थे, तो आज लगता है वो अभी वो शांत नहीं हुए। उनके अंदर कहीं ना कहीं चोट लग रही है अभी भी कि कार्यकर्ता तो रहूंगा, वहां से कोई नहीं निकाल सकता। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट जो हुआ है पहली बार इतिहास के अंदर, एक्सपेरिमेंट का डाउन साइड भी कुछ होगा जिसके बारे में मोदी और शाह जी ने असेसमेंट किया होगा कि अपनी पहली बार इतने लोगों को आपने चेंज कर दिया, वो चुनाव के अंदर क्या रिएक्शन होगा, क्या नहीं होगा, इसके बारे में असेसमेंट भी होगा। तो रिस्क कितना बड़ा लिया है उन्होंने। एक तरफ से अच्छी बात यह है कि नया चेहरे ला के, दूसरा रिस्क ये भी कितने ज्यादा लोगों को नाराज कर देना एट ए टाइम, हर क्षेत्र के लोगों को, उसकी पॉजिटिव रोल या नेगेटिव इम्पैक्ट कितना होगा, ये भी असेसमेंट करके देखने वाली बात है। अभी जिस तरह से पटेल साहब बढ़ रहे हैं, मेरे को लगता है कि वो शांत नहीं हुए हैं। जो मर्जी करते हैं, उनके चेहरे से भाव से भी लग रहा था अभी कहीं ना कहीं उनको अंदर में ऐसा लगा हुआ है कि मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा, कहाँ मैं चीफ मिनिस्टर बन सकता था, किसी पाटीदार को बनाना था तो मेरे से सीनियर आदमी कौन है, एक नया आदमी को जो 2 टर्म एमएलए है उसको बना दिया गया। तो मेरे को लगता है कि दुख है, टाइम लगेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रभु चावला जी आपका, सुधीर जी आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ऊपर से लेकर नीचे सब कुछ बदल दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अब नए चेहरों के जरिए चुनाव में वो दांव लगाएगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है, गुजरात एक बार फिर से लगातार जिस तरह से बीजेपी जीत रही है उसी तरह से 2022 में भी कमाल कर पाएगी या फिर क्या होगा? गुजरात की हर एक खबर पर आज तक की नजर लगातार बनी रहेगी। उधर पंजाब की बात, यूपी में भी आम आदमी पार्टी ने मुफ्त बिजली का दांव खेल दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे, पार्टी में नंबर 2 और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने वादा किया है, आपकी सरकार बनी तो 24 घंटे के अंदर 300 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं। आपने बात कही 300 यूनिट उत्तर प्रदेश में बिजली देंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है यहाँ हर घर में बिजली है, 24 घंटे बिजली है और यहाँ वैसी बिजली नहीं मिलती जो सपा सरकार में मिलती थी। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और जो आपका टीवी चैनल देख रहे हैं वो भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितनी बिजली आती है और किस रेट पे आती है। सरकार के कहने से लोगों के बिल जीरो नहीं हो जाते हैं, करने पड़ते हैं। आज आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर 24 घंटे के अंदर अंदर 300 यूनिट बिजली घरेलू उपभोक्ताओं के लिए फ्री कर दी जाएगी। सभी किसानों के लिए बिजली फ्री कर दी जाएगी। जितना योगी सरकार ने बिजली महंगी की है और उसकी वजह से जो लाखों लोगों पर लाखों रुपए के बिल चढ़ गए हैं और उनको अपराधी मान रही है सरकार, उन सबके बिजली के बकाया बिल माफ कर दिए जाएंगे और 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। ये हो सकता है, दिल्ली में हुआ है, दिल्ली के लोगों ने देखा है। आज अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में जो मॉडल दिया उसमें 24 घंटे बिजली मिल रही है, 80% आबादी को बिजली फ्री मिल रही है, उनके बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है, लेकिन सरकार की नीयत सही है, जुमले नहीं। उत्तर प्रदेश की अगर आप बात कर रहे हैं, दिल्ली में पहले आपने 100 यूनिट फ्री दी, फिर 200 यूनिट की, यूपी में 300 क्यों? नहीं, उत्तर प्रदेश दिल्ली में हमने सीधे 200 यूनिट से शुरू की थी। हमने 200 यूनिट बिजली फ्री कर रखी है और 400 यूनिट हाफ रेट पे कर रखी है।
इसके बाद जब ये सारा कंसेंसस बना कि 400 यूनिट और 200 यूनिट की जगह 300 यूनिट फ्री उत्तर प्रदेश में उपलब्ध कराई जा सकती है, उसका हमने पूरा डेटा देखा। कितना फाइनेंस उपलब्ध है उत्तर प्रदेश में, कितना बिजली बनती है, कितनी उपलब्ध है, कहाँ कितने कंज्यूमर हैं, कितना कंजम्पशन होता है, ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद हमने ये देखा है कि उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश के हर एक घरेलू उपभोक्ता को आज फ्री कराई जा सकती है। उधर यूपी में सियासी बादल बरस रहे हैं तो मौसम भी भरपूर गरज रहे हैं। आज सुबह बारिश के बाद शहर पानी पानी हो गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यूपी के कई और शहरों में भी भारी बारिश की खबर है, लेकिन लखनऊ में तो जैसे चंद घंटों की बारिश में पूरा का पूरा शहर परेशान हो गया। यहाँ तक कि विधानसभा के पास भी पानी भर गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरह से गाड़ियों को रेंग रेंग कर चलना पड़ रहा है, और अगर कोई पैदल जाना चाहे तो फिर घुटने तक पानी भरा हुआ है, जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। यूपी के कई शहरों में भारी बारिश हुई है और पौष इलाकों में भी पानी भर जाने का मतलब आप समझिए कि किस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। राजधानी लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक बीते 24 घंटों से लगातार ऐसी ही बारिश ने लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है। जिनको जरूरी काम के लिए दफ्तर या बाहर निकलना है, उनके लिए सड़कों पर जलभराव और गिरे पेड़ एक मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। बहरहाल बीते 24 घंटों से इस बारिश ने लोगों को परेशान किया है, लेकिन मौसम में आई तब्दीली ने गर्मी से राहत जरूर दी है। कैमरा पर्सन हरीश कांडपाल के साथ संतोष कुमार, आज तक। तो मौसम के इस मिजाज ने कुछ लोगों के चेहरों पर रौनक ला दी है, गर्मी से निजात पाई है लोगों ने। तो वहीं देखिए किस तरह से चलना तक दूभर हो गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अब न सिर्फ लखनऊ के अलग अलग हिस्सों से जलभराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के कई भागों में जोरदार बारिश हुई है। चाहे नोएडा ले लें, ग्रेटर नोएडा ले लें, आसपास के इलाके ले लें, लखनऊ और उसके आसपास यानी कि मध्य यूपी का इलाका हो, वहां पर भी जोरदार बारिश हुई है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के कई शहर जलमग्न हो चले हैं। इन सब के बीच सावन में इतना पानी नहीं बरसा। और देखिए कुछ बच्चों के लिए तो मौज आ गई है, सड़क पर पानी है लेकिन उसी में झूम रहे हैं ये। यकीनन कोरोना के बाद हम सब ने देखा था स्विमिंग पूल किस तरह से बंद कर दिए गए, लेकिन उसके बाद सड़कों पर भरे पानी में बच्चे मौज मस्ती करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कई जगहों पर मुश्किलें इस कदर बढ़ गई हैं कि लोगों के लिए घर से निकलना तक मुश्किल हो गया है। इस वक्त आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, अस्पतालों के भीतर भी पानी भर गया है, कई स्कूलों में पानी भर गया है। अलग अलग हिस्सों से कई जगह जलभराव की ये तस्वीरें जो अपने आप में काफी ज्यादा परेशान करती हैं। आमतौर पर सितंबर के महीने में इस तरह की बारिश नहीं होती, जैसा कि बीते कुछ दिनों से लगातार हम देख पा रहे हैं, क्योंकि अमूमन खासतौर से जुलाई और अगस्त में ही इंद्र देवता का इस तरह का रूप देखने को मिलता है। लेकिन सितंबर में जिस तरह की जोरदार बारिश हो रही है, खासतौर से उत्तर प्रदेश के इलाके में, चाहे पूर्वांचल ले लें, अवध का इलाका ले लें, आज तो अवध के इलाके में जोरदार बारिश हुई है और उसी की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। राजधानी लखनऊ किस तरह से पानी पानी हो गई, जिसके बाद गाड़ियां रेंग रेंग कर चलती हुई दिखाई दी। कई हिस्सों में तो ऐसी स्थिति बन गई थी जब हेडलाइट जलाकर गाड़ियों को आगे ले जाना पड़ा था। अभी भी जलभराव की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। एक घर के भीतर देखिए किस तरह से चाहे सोफा हो, घर के